Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture and I am continuing the chapter Thermal Properties of Matter. Yes, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हीट और एनर्जी और टेम्परेचर से रिलेटेड है ये। और प्रीवियस 9 लेक्चर्स में हम काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के। तो इस लेक्चर 10 में, इस पार्ट 10 लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारी डेली रूटीन लाइफ से भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के साथ में इसी से कनेक्टेड दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं। वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और इसके बाद हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है ब्लैक बॉडी। अगर मैं आपसे कहूँ कि द बॉडी इज़ ब्लैक, देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आप क्या समझेंगे इससे? आप ये कहेंगे कि उस बॉडी का कलर ब्लैक है। बिल्कुल इसी तरह से जो सामने आपको एक ब्लैक कलर की बॉडी नज़र आ रही है, ऑब्वियसली द ब्लैक बॉडी इज़ बेसिकली द ब्लैक कलर बॉडी, ब्लैक कलर बॉडी। और मैं कह रहा हूँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इट मीन्स कि उस ब्लैक कलर की बॉडी से जो रेडिएशन निकल रही है, ठीक है। रेडिएशंस इट मीन्स व्हाट? हमने जैसा प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, जब हमने मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र पढ़ा था कि हीट एनर्जी को आप ट्रांसफ़र किन मोड से कर सकते हैं, तो हमने बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट मोड देखे थे। द फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन, सेकेंड वन इज़ कन्वेक्शन, और जो थर्ड वन था वो था रेडिएशन। तो ऑब्वियसली ब्लैक बॉडी रेडिएशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ब्लैक कलर बॉडी से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ब्लैक कलर की बॉडी से हीट एनर्जी के ट्रांसफ़र होने का मतलब क्या है? अगर यहाँ से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, इट मीन्स कि यहाँ पर हीट एनर्जी आई भी होगी, इसने एब्जॉर्व की होगी, तभी तो ये रेडिएट करेगा, तभी तो ये अपने में से इमर्ज करेगा। तो देखिए, इस पर्टिकुलर बात का जो कनेक्शन है वो हमारे प्रीवियस लेक्चर से भी है, जब हमने बात की थी कि अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी का कलर आप देख पा रहे हैं, इट मीन्स कि कोई बॉडी रेड है, कोई बॉडी येलो है, कोई बॉडी ग्रीन कलर की है, और आप उसके कलर को देख पा रहे हैं अपनी आइज से, तो वो क्यों देख पा रहे हैं? तो हमने ये पढ़ा था कि बेसिकली जब भी किसी बॉडी पर नंबर ऑफ लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो उसी कलर की लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है जिस कलर का वो ओरिजिनली होता है, ठीक है, जिस कलर का वो ओरिजिनली होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है कि जब भी किसी पर्टिकुलर बॉडी पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो अपने ओरिजिनल कलर की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देता है, और वो ओरिजिनल कलर की वेवलेंथ हमारी आइज़ में पहुँचती है और हम उस आइज़ और फिर फाइनली हम उस बॉडी के कलर को देख पाते हैं। पर जब बात होती है ब्लैक कलर की बॉडी की, जब बात होती है ब्लैक कलर की बॉडी की, तो इट मीन्स कि ये किसी तरह की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि कोई भी वेवलेंथ हमारी आइज़ में नहीं पहुंच रही और हम फाइनली इस बॉडी के कलर को ब्लैक देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जब लाइट रे आई तो इससे किसी भी कलर की वेवलेंथ रिफ्लेक्ट नहीं हुई। इट मीन्स कि जितनी वेवलेंथ आई इस पर, इंसिडेंट रेडिएशन जितनी भी आई, वो सारी की सारी इस ब्लैक बॉडी ने एब्जॉर्व कर ली। इस ब्लैक बॉडी ने क्या किया? एब्जॉर्व कर लिया। अब ऑब्वियसली जब ये ब्लैक बॉडी ने इसे एब्जॉर्व कर लिया तो क्या होगा? ये ब्लैक बॉडी हीट अप होगी, क्योंकि जितनी सारी रेडिएशंस आ रही है और ये रेडिएशंस में हीट एनर्जी छुपी हुई है, और जब इतनी सारी हीट एनर्जी इस बॉडी के पास आ गई और वो सारी हीट एनर्जी को इस ब्लैक बॉडी ने एब्जॉर्व कर लिया, तो इस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली इस बॉडी का एक पर्टिकुलर लिमिट होगी टेम्परेचर की, इस बॉडी का एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होगी कि ये बॉडी इतनी हीट एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकती है। उसके बाद क्या होगा? जब ये बॉडी की कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो ये अपने में से हीट एनर्जी को रिलीज़ करना शुरू करेगी, और वो हीट एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ही होगी। तो इसी तरह से ये जो रेडिएशन होगी, इस रेडिएशन को हम कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और द रेडिएशन फ्रॉम द ब्लैक बॉडी। तो देखा आपने कितना आसान है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो चलिए देखते हैं। अ ब्लैक बॉडी दैट एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट इज नोन एज अ ब्लैक बॉडी। एक ऐसी बॉडी जो अपने पर इंसिडेंट होने वाली सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, है ना। जैसा मैंने आपसे कहा कि ब्लैक बॉडी जितने भी कलर की वेवलेंथ होती है सभी कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है। एक ऐसी बॉडी जो सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, वो क्या कहलाएगी? ब्लैक बॉडी। इट इमिट्स द रेडिएशन एट द फास्टेस्ट रेट, ठीक है। और फिर अपने में से जब ये रेडिएशन सारी की सारी एब्जॉर्व कर लेती है तो अपने में से रेडिएशन को इमिट करना शुरू करती है, और ये जो रेडिएशन का एमिशन होता है ये बहुत ही फास्टेस्ट रेट से होता है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि ये बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब ये बॉडी एब्जॉर्व करती है सारी रेडिएशंस को तो इसका टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये जो टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से क्या होता है?
ज़्यादा होता है, इट मीन्स कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट के टेम्परेचर और इस बॉडी के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से हमने जैसे पढ़ा है कि हीट एनर्जी फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, और टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फास्ट रेट से क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि जब ये बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है तो बहुत ही फास्टेस्ट रेट से ये अपने में से हीट एनर्जी रिलीज़ करना शुरू कर देती है। So it emits the radiation at the fastest rate. The radiation emitted by the black body is known as a black body radiation. ठीक है, तो ये अपने में से बहुत ही फास्ट रेट से एनर्जी को, रेडिएशंस को इमिट करती है, और इसीलिए इस रेडिएशंस को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, वो ब्लैक बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड द आइडियल रेडिएटर। इसे हम आइडियल रेडिएटर भी कहते हैं। आइडियल रेडिएटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जितनी भी तरह की वेवलेंथ है सभी को एब्जॉर्व कर लेता है, इसलिए ऑब्वियसली जितनी भी तरह की वेवलेंथ है सभी को रिलीज करेगा। तो ये एक तरह का आइडियल रेडिएटर है जो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए बाउंडेड नहीं है, ये सभी तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर लेता है और सभी तरह की वेवलेंथ को रिलीज भी कर सकता है, इसलिए हम इसे आइडियल रेडिएटर भी कहते हैं। अब देखिए, अक्सर जो है हम समर सीजन्स में लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और विंटर सीजन में डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? इसका आंसर भी यहीं पर छुपा हुआ है। देखिए, समर सीजन में क्या होता है, नॉर्मली हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। तो लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, जितना भी लाइट आता है इसके ऊपर वो सभी की सभी लाइट की वेवलेंथ को या मैक्सिमम रेडिएशंस को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं या फिर लाइट कलर की जो बॉडीज़ होती है वो इतनी ज़्यादा हीटअप नहीं हो पाती, ज़्यादा गर्म नहीं होती, इसलिए वो हमें सुकून देती है समर सीजन्स में। ठीक है, जबकि सर्दी के दिनों में या फिर विंटर सीजन्स में क्या होता है, हम डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और वो डार्क कलर के कपड़े क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रेडिएशंस को एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम रेडिएशंस को जब एब्जॉर्व करते हैं तो वो जल्दी हीटअप हो जाते हैं और हमें सर्दी के दिनों में या फिर विंटर सीजन्स में काफ़ी रिलीफ देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने लेक्चर के शुरुआत में कहा था कि ये हमारी डेली रूटीन लाइफ से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। देखिए, बट ये जो हमने बात की एक्चुअली एक तरह की आइडियल या फिर थ्योरेटिकल बात है, लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई भी बॉडी अवेलेबल नहीं है जो 100% जितनी भी लाइट रे आए सभी को एब्जॉर्व कर ले, है ना। 100% सारी लाइट रे को एब्जॉर्व कर ले, ऐसी कोई बॉडी है नहीं प्रैक्टिकली। कुछ ना कुछ पोर्शन ये रिफ्लेक्ट ज़रूर करती है वो बॉडी, कुछ ना कुछ पोर्शन वो बॉडी जो है वो रिफ्लेक्ट ज़रूर करती है, और इसीलिए हम हर बॉडी का एक पर्टिकुलर शेप और स्ट्रक्चर देख पाते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि भाई ब्लैक बॉडी कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली जब कोई रेडिएशन हमारी आइज़ में पहुंचेगी ही नहीं तो हम उसे देख कैसे पाएंगे, तो ऑब्वियसली उसके स्ट्रक्चर को, उसके शेप को कैसे एनालाइज कर पाएंगे। बट फिर भी हम आप देखते हैं कि हम हर ब्लैक कलर की बॉडी को भी या फिर डार्क कलर की बॉडीज़ को भी अच्छे से स्ट्रक्चर को उसको समझ पाते हैं, देख पाते हैं, है ना, उसको महसूस कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली इसीलिए होता है क्योंकि वो जो ब्लैक बॉडी होती है वो सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्व नहीं करती, 100% रेडिएशंस को एब्जॉर्व नहीं करती, उसका कुछ पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट ज़रूर करती है, और वो जो कुछ पोर्शन जो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में पहुंचता है वही वजह बनता है कि हम उस ब्लैक बॉडी के शेप को, स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं। सो अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी एब्जॉर्व 100% ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट। ठीक है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी की अगर हम बात करें तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होगी जो 100% रेडिएशन को क्या कर ले, एब्जॉर्व कर ले। ठीक है, इट इज़ ओनली एन आइडियल कॉन्सेप्ट, बट ये क्या है, एक तरह का आइडियल कॉन्सेप्ट है, बिकॉज विद इन द यूनिवर्स देयर इज अ नो एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक बॉडी। इस यूनिवर्स में किसी तरह की कोई ब्लैक बॉडी है नहीं, ये एक तरह की हाइपोथेसिस है। लेकिन हाँ, उस ब्लैक बॉडी की हाइपोथेसिस से रिलेटेड हम बहुत सारी डार्क कलर की बॉडीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर उससे कंपेयर करके उनकी हीट एनर्जी एब्जॉर्प्शन रेंज को पता कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ब्लैक कलर की बॉडी, ब्लैक बॉडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, ये सारी हाइपोथेसिस है, तो ऑब्वियसली इस हाइपोथेसिस से मैच करके हम ऐसी जो यूनिवर्स में एग्जिस्टिंग बॉडीज़ है, जो डार्क कलर की है, जो ब्लैक कलर की बॉडीज़ हैं, जो मैक्सिमम रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर सकती है, ठीक है, तो उन बॉडीज़ की एब्जॉर्प्टिविटी और उसकी इमिसिटिविटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मीन्स कि वो बॉडी कितना मैक्सिमम रेडिएशन एब्जॉर्व कर सकती है और कितना मैक्सिमम रेडिएशन अपने में से इमिट कर सकती है, उसका कैलकुलेशन हम इन कंपैरिजन टू द हाइपोथेटिकल ब्लैक बॉडी से कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम इसलिए पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्टिव। एब्जॉर्प्टिव नाम से क्लियर हो रहा है कि ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन को डिफाइन कर रहा है, और यहाँ पर हम बॉडी के केस में, ब्लैक बॉडी के केस में एब्जॉर्प्शन किस चीज़ की बात कर रहे हैं, रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। सो एब्जॉर्प्टिव एक्चुअली क्या होता है, ये जो पैरामीटर है ये डिफाइन करता है कि कोई बॉडी कितना मैक्सिमम रेडिएशन एब्जॉर्व करेगी, कोई बॉडी कितना मैक्सिमम रेडिएशन एब्जॉर्व कर सकती है। ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इट इज़ अ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। इट इज़ द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम। ठीक है,
ये क्या होगा, बेसिकली एक तरह का रेशो है। किस चीज़ का रेशो है? पहला तो ये कि कितना अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन किसी बॉडी ने एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में एब्जॉर्व किया टू द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द बॉडी इन द सेम टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमने टी कंसीडर कर लिया कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इस ब्लैक बॉडी पर आया, और आउट ऑफ दैट थर्मल रेडिएशन जितना इस ब्लैक बॉडी पर आया उसमें से कितना इसने एब्जॉर्व किया, कितना एब्जॉर्व किया। तो अगर हम इस चीज़ के रेशो का पता लगा लें कि कितना थर्मल एनर्जी इसने या कितना थर्मल रेडिएशन इस बॉडी ने एब्जॉर्व किया डिवाइडेड बाय कितना थर्मल रेडिएशन इस बॉडी पर आया था, तो ये इससे बताएगा कि इस बॉडी की एब्जॉर्प्टिविटी क्या है, इस बॉडी की थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी क्या है, इसकी काबिलियत क्या है। सो सेम थिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एब्जॉर्प्टिव क्या होता है, द रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, द रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इन द गिवन टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक ब्लैक बॉडी या फिर कोई पर्टिकुलर बॉडी कितना थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्व कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द बॉडी, कि कितना अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन उस बॉडी पर इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, उसी पर्टिकुलर सेम टाइम में। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है, उस बॉडी की एब्जॉर्प्टेंस को डिफाइन कर रहा है, और इसे नॉर्मली हम स्मॉल ए से डिफाइन करते हैं। तो ये होगा बेसिकली उस बॉडी का एब्जॉर्प्टेंस या फिर उसका एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द बॉडी। सो ए इज इक्वल्स टू एनर्जी एब्जॉर्ब, कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट, कितनी थर्मल एनर्जी उस बॉडी पर इंसिडेंट हुई है। तो आई होप आपको एब्जॉर्प्टिव या फिर एब्जॉर्प्टिव पावर एक पर्टिकुलर बॉडी का समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात होती है, अब बॉडी ने पावर को एब्जॉर्व कर लिया, एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया। अब एनर्जी को एब्जॉर्व करने के बाद बात होती है उस बॉडी की इमिसिटिविटी की, उस बॉडी ने कितनी थर्मल एनर्जी इमिट की है अपने में से, या उस वो बॉडी जो है वो कितना ज़्यादा फास्ट रेट से थर्मल एनर्जी को इमिट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एक है इमिसिव पावर और दूसरा है इमिसिटिविटी। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इमिसिव पावर हम किसे कहेंगे। तो देखिए जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि भाई ब्लैक बॉडी जो होती है वो सारी तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, और ये एक तरह का आइडियल रेडिएटर होता है, और ऑब्वियसली किसी बॉडी का जो एब्जॉर्प्टिव पावर होता है वो उसकी वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो ये हम आगे अभी टॉपिक में देखेंगे जब हम दो इंपॉर्टेंट लॉज पढ़ेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और वेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। सो इमिसिव पावर की अगर हम बात करें तो इमिसिव पावर अगर हम किसी बॉडी का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए इसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर किसी भी कलर की वेवलेंथ हमने ले ली, किसी भी पर्टिकुलर कलर का एक रेडिएशन ले लिया, और उस रेडिएशंस को हमने बॉडी पर इंसिडेंट करवाया, और उस पर्टिकुलर रेडिएशंस को एब्जॉर्व करने के बाद वो बॉडी उस पर्टिकुलर रेडिएशंस को कितनी फास्टली या किस तरह से इमिट कर पा रही है। ठीक है, कितना उसका अमाउंट इमिट कर पा रही है, तो उसी से हम उस बॉडी की इमिसिटिविटी या इमिसिव पावर उसका कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अगर हम इसको डेफिनेशन दें तो किस तरह से देंगे, द इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी एट द गिवन टेम्परेचर, है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी ने अगर इंसिडेंट एनर्जी ली है, अपने पर जो हीट एनर्जी उस पर आ रही थी उसने उसे एब्जॉर्व किया है, तो उससे क्या होगा, वो बॉडी हॉट होगी तो उसका टेम्परेचर राइज होगा। तो हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लिया कि भाई इतना पर्टिकुलर डिग्री टेम्परेचर है, सपोज़ हमने ले लिया टेम्परेचर टी, या हमने कंसिडर कर लिया कि सपोज़ वो बॉडी का टेम्परेचर है टी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर हम देखें कि वो बॉडी है अपने में से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा को कितना इमिट कर रही है, और हमने ये भी देखा कि ऑब्वियसली इस बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो हमने यूनिटी कंसिडर कर लिया है कि एक यूनिट एरिया से ये बॉडी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को कितना इमिट कर रही है, जबकि इसका इनिशियल टेम्परेचर जो था वो टी डिग्री सेंटीग्रेड था। सो द इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी एट द गिवन टेम्परेचर, है ना, एंड फॉर द गिवन वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेडियंट एनर्जी, ये रेडियंट एनर्जी है। ठीक है, अमाउंट ऑफ रेडियंट एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सरफेस एरिया, ऑफ द बॉडी विद इन द यूनिट वेवलेंथ रेंज अराउंड द वेवलेंथ लैम्डा। आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग टू इट कि सपोज़ कोई पर्टिकुलर बॉडी है, उस बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, टी डिग्री सेंटीग्रेड है, और हमने कंसिडर किया कि इस बॉडी का जो सरफेस एरिया है जिससे ये एनर्जी को इमिट करेगा वो कितना है, सपोज़ यूनिटी है, हमने ए की वैल्यू भी यहाँ पर 1 मान ली, और सपोज़ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में देखा कि सपोज़ 1 मिनट में या फिर 1 सेकेंड में ये बॉडी ने कितनी रेडियंट एनर्जी इमिट की है अपने में से, कितनी रेडियंट एनर्जी इमिट की है, और वो जो रेडियंट एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ की है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की। तो यहाँ पर
देखिए हमने इनिशियल टेम्परेचर टी डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर कर लिया कि एक फिक्स टेम्परेचर पर किसी पर्टिकुलर बॉडी ने अपने में से कितनी एनर्जी रेडिएट की है, जबकि उस बॉडी का जो रेडिएटिंग सरफेस एरिया है वो यूनिटी है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी हमने कंसिडर कर लिया कि इतने ही टाइम पीरियड में, यूनिट टाइम पीरियड में उस बॉडी ने कितनी एनर्जी इमिट की है। तो ये जब हमने पैरामीटर्स कांस्टेंट कर दिए, एरिया, टाइम और उसका इनिशियल टेम्परेचर और वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ को वो अपने में से इमिट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो पैरामीटर है ये डिफाइन करेगा उस बॉडी के एमिसिव पावर को, उस बॉडी के एमिसिव पावर को। सो इसी तरह से हम कह सकते हैं द एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी एट द गिवन टेम्परेचर एंड फॉर द गिवन वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, सो द एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी एट द गिवन टेम्परेचर and for the given wavelength lambda is defined as the amount of radiant energy, is defined as the amount of radiant energy per unit time, per unit time, per unit surface area, per unit surface area of the body within the unit wavelength range। ठीक है, unit wavelength range around the wavelength lambda। ठीक है, तो ये क्या डिफाइन करेगा उस बॉडी के एमिसिव पावर को, और एमिसिव पावर को हम नॉर्मली डिफाइन करेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम एक और पैरामीटर, इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात करते हैं, दैट इज़ इमिसिटिविटी। सो इमिसिटिविटी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जैसे अभी हमने इमिसिव पावर की बात की, तो इमिसिव पावर क्या था? इमिसिव पावर किसी बॉडी का वो पैरामीटर है जो ये डिफाइन करता है कि ये बॉडी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी पर्टिकुलर यूनिट सरफेस एरिया से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना थर्मल एनर्जी या कितना थर्मल एनर्जी पावर जो है, एनर्जी जो है वो रेडिएट कर सकती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। अब इसी तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है ऑब्वियसली ये ब्लैक बॉडी से ताल्लुक़ रखता है। जैसा अभी हम जितने भी पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं वो ब्लैक बॉडी के लिए पढ़ रहे हैं। अब ऑब्वियसली अगर ब्लैक बॉडी के अलावा अगर हम किसी दूसरी अदर बॉडी की बात करें कि सपोज़ कोई दूसरी बॉडी है जो ब्लैक बॉडी जैसी है लेकिन ब्लैक बॉडी तो नहीं, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि ब्लैक बॉडी जो है वो यूनिवर्स में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक तरह की हाइपोथेसिस है। तो यहाँ पर जैसा मैंने ये भी कहा था कि अगर ये हाइपोथेसिस है तो इसका इस्तेमाल हम क्यों करेंगे? इसका इस्तेमाल हम जो एग्जिस्टिंग बॉडी है उन एग्जिस्टिंग बॉडी की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी की, कितनी रेडिएशन ये एब्जॉर्व कर सकती है और कितनी रेडिएशन ये अपने में से इमिट कर सकती है, इसे कैलकुलेट करने के लिए करेंगे। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो पैमाना होगा, जो पैरामीटर होगा वो ब्लैक बॉडी होगा, या फिर जो रेफरेंस होगा वो ब्लैक बॉडी होगा। तो यहाँ पर जो ब्लैक बॉडी होगी, अगर हम किसी पर्टिकुलर बॉडी को कंपेयर करेंगे ब्लैक बॉडी से, किसी पर्टिकुलर बॉडी को हम कंपेयर करें ब्लैक बॉडी से कि भाई इस बॉडी का जो एमिसिव पावर है वो ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर के रिस्पेक्ट में कितना है, जबकि उस ब्लैक बॉडी का जो एमिसिव सरफेस एरिया है वो भी और इस बॉडी का एमिसिव सरफेस एरिया वो दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, सपोज़ ये दो बॉडीज़ हैं, एक ब्लैक बॉडी है और ये नॉर्मल बॉडी है। ठीक है, तो ये ब्लैक बॉडी का भी सपोज सरफेस एरिया ए है, इस बॉडी का सरफेस एरिया भी ए है। ये ब्लैक बॉडी जो है वो भी लैम्डा रेडिएशन जो है, लैम्डा वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट कर रही है, ये भी लैम्डा वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट कर रही है। ये भी हमने एक टाइम पीरियड, यूनिट टाइम पीरियड कंसिडर कर लिया, ये भी एक यूनिट टाइम पीरियड के लिए कंसिडर कर लिया। जबकि इनिशियल टेम्परेचर इस बॉडी का भी टी डिग्री सेंटीग्रेड था, इनिशियल टेम्परेचर इस बॉडी का भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं कि इस ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में इस बॉडी का, इस प्रैक्टिकल बॉडी का एमिसिव पावर कितना है ना। तो ऑब्वियसली ये जो डिफाइन करेगा, ये डिफाइन करेगा एमिसिटिविटी ऑफ दिस बॉडी। सो लेट अस कंसिडर कि हमारी जो टेस्ट बॉडी है उसका एमिसिव पावर स्मॉल ही है और जो ब्लैक बॉडी है उसका एमिसिव पावर कितना है, वो कैपिटल ई है। सो the ratio of emissive power small e, the ratio of emissive power small e of the body to the emissive power capital E of the perfect black body। ठीक है, तो एमिसिटिविटी क्या होगा? इट इज़ बेसिकली द रेशियो ऑफ emissive power small e of the body to the emissive power capital E of the black body at the same temperature is called the emissivity। So it is denoted by the epsilon, it is denoted by the epsilon। thus emissivity क्या हो जाएगा? epsilon is equal to small e upon capital E। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये किसी बॉडी की इमिसिटिविटी को डिफाइन करने का, कि वो बॉडी एक पर्टिकुलर यूनिट सरफेस एरिया से एक पर्टिकुलर यूनिट वेवलेंथ पर एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम पीरियड में ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में कितना रेडिएशन अपने में से इमिट करेगी। अब ब्लैक बॉडी की इमिसिटिविटी से रिलेटेड ही यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट लॉ आता है, वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। यस, काफ़ी इम्पॉर्टेंट लॉ है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है, चलिए हम देखते हैं।
स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एक्चुअली किसी पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी की जो इमिसिटिविटी कैपेसिटी है, ठीक है, उसकी जो एनर्जी है जितनी वो अपने में से एमिट कर रहा है, उसका टेम्परेचर के साथ में क्या रिलेशन है वो डिफाइन कर रहा है। जैसा अभी हमने कहा था कि बेसिकली अगर कोई बॉडी है और वो बॉडी के ऊपर बहुत सारी रेडिएशन आई तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसका टेम्परेचर हाई होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा, हाई होगा। ऑब्वियसली बॉडी का टेम्परेचर जितना ज़्यादा राइज होगा सराउंडिंग इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में, इनका टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और ऑब्वियसली टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा सराउंडिंग इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, ये बॉडी अपने में से उतनी ज़्यादा रेडिएशन इमिट करना शुरू कर देगी, उतनी फास्ट रेट से इमिशन शुरू कर देगी। तो अगर मैं बात करूँ कि ये बॉडी की इमिसिटिविटी या फिर इमिसिव पावर का रिलेशन इस टेम्परेचर से क्या है, इस टेम्परेचर से क्या है, तो इसे डिफाइन किया था मिस्टर स्टीफन बोल्ट्जमैन ने, और इसलिए इनका नाम हो गया, इस पर्टिकुलर लॉ का नाम हो गया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। So Stephen Boltzmann law states that total energy emitted per second by the unit area of the perfect black body, ठीक है, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, वो अपने एक यूनिट एरिया से, यूनिट सरफेस एरिया से पर सेकंड कितनी एनर्जी रिलीज कर रही है, कितनी एनर्जी, कितनी थर्मल एनर्जी इमिट कर रही है, ये प्रोपोर्शनल होगा, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एक्चुअली डिपेंड करेगा उस बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर पर। देखिए काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम जानते हैं कि बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो होता है जिससे कम उसका टेम्परेचर कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। एक बॉडी है, इस बॉडी का टेम्परेचर अगर हम डाउन करना चाह रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है कि इससे हीट एनर्जी रिलीज़ करना चाह रहे हैं, इससे हीट एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। अब इसका टेम्परेचर डाउन कितना हो सकता है, कितना मिनिमम टेम्परेचर हो सकता है, तो एक्चुअली उसका वो मिनिमम टेम्परेचर ही क्या होगा, इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो ये जो बात है स्टीफन बोल्ट्जमैन ने ये कहा था कि कोई भी पर्टिकुलर बॉडी की जो इमिसिव पावर होगा, उसका उस बॉडी की जो पावर रिलीज होगा, है ना, उस बॉडी का जो इमिसिव पावर होगा ई, वो हमेशा उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बॉडी जितनी ज़्यादा गर्म रह सकती है ना, कोई बॉडी जितनी ज़्यादा गर्म रह सकती है उतनी ज़्यादा एनर्जी वो अपने में से रिलीज़ करेगी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब मिनिमम टेम्परेचर को डिफाइन कर रहा है, और अगर मिनिमम टेम्परेचर ज़्यादा है, मिनिमम टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो उतनी ज़्यादा एनर्जी, थर्मल एनर्जी को अपने में से रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पर वो थर्मल एनर्जी जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होगी वो थर्मल एनर्जी जो वो अपने में से रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। मैं फिर से पढ़ता हूँ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ स्टेट्स दैट टोटल एनर्जी इमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है। जो इमिसिव पावर था वो भी हमने क्या था, पर सेकंड पर यूनिट सरफेस एरिया से बात की थी। तो यहाँ पर टी की वैल्यू भी 1 और इस एरिया की वैल्यू भी 1 पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम। जो एनर्जी रिलीज होगी ई, वो बेसिकली क्या होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी इस बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यही कहा मिस्टर स्टीफन और बोल्ट्जमैन ने, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब इस लॉ में ई इज प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू दी पावर 4 में से अगर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हम हटाते हैं तो यहाँ पर लग जाता है सिग्मा, और ये सिग्मा बेसिकली क्या कहलाता है, वेयर सिग्मा इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट कॉल्ड द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहाँ पर सिग्मा क्या है, सिग्मा एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो क्या कहलाता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। और ये सिग्मा की वैल्यू होती है, सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर स्क्वायर मीटर पर केल्विन स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यहाँ से सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी ई डिवाइडेड बाई T⁻⁴। तो इसलिए यहाँ से सिग्मा की हम यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी यूनिट हो जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 10⁻⁻8 वाट पर स्क्वायर मीटर पर केल्विन स्क्वायर पर K⁴ और Kelvin⁴, ठीक है। सो इफ़ द बॉडी इज़ नॉट परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ये तो हमने लॉ जो पढ़ा वो ब्लैक बॉडी के लिए पढ़ा, बट अगर सपोज कोई बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है जो 100% रेडिएशन को एब्जॉर्व कर सके, ऑब्वियसली प्रैक्टिकली ऐसी कोई बॉडी तो है नहीं। सो इफ़ द बॉडी इज़ नॉट परफेक्ट ब्लैक बॉडी एंड हैज़ अ एमिसिटिविटी एप्सिलॉन, देन अबो रिलेशन गेट मॉडिफाइड एज, ठीक है, जो अबो रिलेशन होगा उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अगर उस बॉडी की इमिसिटिविटी हमें पता है। इमिसिटिविटी क्या था, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू स्मॉल ई अपॉन कैपिटल ई, ठीक है।
उस पर्टिकुलर पर जो बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है उसका एमिसिव पावर डिवाइडेड बाय परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर, इसका रेशो क्या होगा, एमिसिटिविटी एप्सिलॉन। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन था हमारा E इज इक्वल टू सिग्मा टी रेस टू दी पावर 4, इसके आगे हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये रिलेशन आ जाता है E इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू सिग्मा इंटू टी रेस टू दी पावर 4। तो ये रिलेशन किसके लिए डिफाइन होगा, ये उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए डिफाइन होगा जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। अब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बाद एक और इम्पॉर्टेंट लॉ आता है और वो है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो वेवलेंथ से रिलेटेड है कि कोई पर्टिकुलर बॉडी किस वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर रही है और किस वेवलेंथ को रिलीज कर रही है, ठीक है। तो अगर इसी को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करें तो देखते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट द वेवलेंथ lambda m corresponding to which the energy emitted by the black body is maximum, ठीक है। अगर कोई ब्लैक बॉडी है, अगर कोई ब्लैक बॉडी है, वो ब्लैक बॉडी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, वो ब्लैक बॉडी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट करती है, मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट करती है। तो इसलिए इस वेवलेंथ को, इस रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी उसे हम कहेंगे लैम्डा एम, ठीक है। अगर कोई ब्लैक बॉडी है और वो ब्लैक बॉडी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी इमिट कर रही है, मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी या फिर हीट एनर्जी रिलीज कर रही है, तो उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी उसे हम कहेंगे लैम्डा एम। So Wen's displacement law states that the wavelength lambda m corresponding to which the energy emitted by the black body is maximum, है ना। सो ये जो लैम्डा एम होगा इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। ये लैम्डा एम जो होगा वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात फिर से आ गई, अभी हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात की और यहाँ पर भी फिर से एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात आ गई। तो देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी है, इस बॉडी से अगर कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो इमिट हो रही है और वो मैक्सिमम है, इसलिए हम उसे लैम्डा एम कह रहे हैं। तो ये जो लैम्डा एम होगा, ये लैम्डा एम बेसिकली उस बॉडी के जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, इस बॉडी का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा टी, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, देखिए बड़े ध्यान से समझिए, बड़ी सिंपल सी बात है। हमने कहा लैम्डा एम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सपोज दो बॉडी है, ऑब्वियसली हम जानते हैं, अगर मैं रेडिएशन की बात करूं तो सपोज हमें जानते हैं कि रेड कलर की वेवलेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है और वायलेट कलर की वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है। इस रिलेशन से अगर हम देखें कि सपोज़ कोई बॉडी है, दो बॉडीज़ हैं, दोनों सपोज़ क्या है, ब्लैक बॉडीज़ है, और ये बॉडीज़ जो है ये सपोज़ जो वेवलेंथ रिलीज़ कर रही है अपने में से, ये रेड कलर की वेवलेंथ रिलीज़ कर रही है लैम्डा आर, और ये जो है अपने में से वायलेट कलर की वेवलेंथ रिलीज़ कर रहे हैं लैम्डा वी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इन बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होंगे, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो बॉडीज़ हैं जो अपने में से लैम्डा आर और लैम्डा वी वेवलेंथ रिलीज़ कर रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इनका टेम्परेचर डाउन होगा, ये टेम्परेचर डाउन कितना हो सकता है, बिल्कुल उतना ही हो सकता है जितना इस बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, इससे कम इस बॉडी का टेम्परेचर कभी भी नहीं होगा। तो अगर हम इनके एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें कि ये कितना मिनिमम टेम्परेचर इनका हो सकता है, तो वो हमें ये पता चलेगा कि अगर मैं बात करूं कि ये बॉडी जो है, जो रेड कलर की वेवलेंथ अपने में से एमिट कर रही है, इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर मैं बात करूं तो सपोज़ इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है TAR, ठीक है। और सपोज़ ये बॉडी जो अपने में से वायलेट कलर की वेवलेंथ को रिलीज़ कर रही है, इसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो है सपोज़ TAV। तो आप ये पाएंगे क्योंकि लैम्डा एम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t है, तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर क्योंकि लैम्डा आर इज़ ग्रेटर देन लैम्डा वी है, तो आप ये पाएंगे कि जो TAV है वो बड़ा होगा TAR से। मतलब बड़ा सिंपल सा है कि जो बॉडी अपने में से वायलेट कलर की रेडिएशन को रिलीज़ कर रही है, उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होगा वो रेड कलर की बॉडी जो रेड कलर की रेडिएशन को एमिट कर रही है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर से क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो रेड कलर की बॉडी है ज़्यादा ठंडी हो सकती है
बजाय वायलेट कलर की, जो बजाय उस बॉडी के जो वायलेट कलर की रेडिएशन अपने में से एमिट कर रही है। ठीक है, इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो वायलेट कलर की बॉडी जो वो बॉडी जो वायलेट कलर की रेडिएशन अपने में से एमिट कर रही है वो गर्म रहेगी, ज़्यादा हॉट रहेगी रेदर देन उस बॉडी से जो अपने में से रेड कलर की वेवलेंथ इमिट कर रही है। तो यही बड़ा सिंपल सा लॉ था जिसे हमने क्या कहा, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। मिस्टर वेन से साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस लॉ को दिया था उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से, तो ये इसलिए ये हो गया वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो अगेन आई एम रिपीटिंग इट, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट वेवलेंथ लैम्डा एम करस्पॉन्डिंग टू इज द एनर्जी इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम, है ना, who is the energy emitted by the black body is maximum and is इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है कि सेम बॉडी है, सेम शेप की बॉडी है, सेम कलर की बॉडी है, उस पर आपने एक बार रेड कलर की रेडिएशन को इंसिडेंट्स किया, रेड कलर की रेडिएशन को इंसिडेंट किया तो ऑब्वियसली वो रेड कलर की वेवलेंथ को अपने में से इमिट करेगा। ठीक है, और जब आपने उस पर वायलेट कलर की रेडिएशन को इमिट किया, वायलेट कलर की रेडिएशन को इंसिडेंट किया तो वायलेट कलर की रेडिएशन को अपने में से इमिट कर रहा है। बॉडी सेम है दोनों, लेकिन दोनों ही केसेस में, दोनों ही कलर की केसेस में, दोनों ही अलग अलग वेवलेंथ के केसेस में इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एक ही बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, या मैं ऐसा कहूँ कि डिस्प्लेस हो सकता है, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है ये। ठीक है, कि जब वेवलेंथ ज़्यादा है इट मीन्स कि जो बॉडी है अपने में से अगर हायर वेवलेंथ को या की रेडिएशन को इमिट कर रही है तो उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा। अगर वही बॉडी, सेम बॉडी अपने में से लोअर वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट कर रही है तो उसका टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर एक ही बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, या एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिस्प्लेस हो रहा है, और वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि वो बॉडी किस पर्टिकुलर वेवलेंथ को अपने में से रिलीज़ कर रही है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और ये होता है बेसिकली लैम्डा इज एम इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/t। या हम इसे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू बी। यहाँ पर बी क्या है, बी इज़ अ वेन्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर पर केल्विन, मीटर केल्विन सॉरी, 2.9 10⁻³ मीटर केल्विन। अब नेक्स्ट जो आता है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जैसा मैंने जो ऑब्वियसली एनर्जी के ट्रांसफर रेट से रिलेटेड है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है Newton's law of cooling states that rate of cooling of body is directly proportional to the temperature difference between the body and its surrounding, provided the temperature difference is small। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सपोज टी है और इसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है, T0 है, तो ऑब्वियसली इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो कितना होगा, T-T0। और क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना फास्ट टेम्परेचर जो होगा वो डाउन होगा इस पर्टिकुलर बॉडी का। क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा फास्ट रेट से एनर्जी जो होगी वो रिलीज़ होगी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर ये बॉडी की जो कूलिंग है, बॉडी की कूलिंग उतनी फास्ट रेट से होगी, जितनी फास्ट रेट से कूलिंग होगी उतनी हीट फास्टली ये अपने में से क्या करेगी, हीट एनर्जी रिलीज़ करेगी। तो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इट मीन्स कि ये हो जाएगा dQ/dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हीट एनर्जी जो है वो वेरी हो रही है, और ऑब्वियसली क्योंकि ये कम हो रही है इसलिए हमने यहाँ पर माइनस सिंबल रखा हुआ है। और ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना फास्टली यहाँ पर क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगी। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी यही कहता है कि basically the rate of cooling of body is directly proportional to rate of cooling of body is directly proportional to the temperature difference between the body and its surrounding। ठीक है, सो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, जितनी स्पीड से हीट लॉस होगा किसी पर्टिकुलर बॉडी का उतना फास्टली वो कूल होगी। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग होगा। ऑब्वियसली इसको हम डिनोट करेंगे -del⁻⁷ dQ/dt इज प्रोपोर्शनल टू द T-T0। और ऑब्वियसली यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हम बताएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर K, और K बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है। सो ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, काफ़ी सिंपल था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर लॉज हैं, 3 इंपॉर्टेंट लॉ हमने पढ़े, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। और ये हमने किसके लिए पढ़ा, ये हमने पढ़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए। सो
आई होप आपको समझ में आया होगा। आई विल रिक्वेस्ट एटलीस्ट 2 से 3 बार इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा ताकि आपके डाउट्स जो छोटे मोटे हैं वो ज़रूर इससे क्लियर होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो सामने फेस आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स अगेन।